इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं और कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के सामने कुछ नई बातें लेकर, कुछ नई जानकारियां लेकर कार्यक्रम किसान की बात में। आज का विषय सबसे पहले आपको बताते थे, बहुत ही रसीला विषय है। जी हाँ, एक ऐसा फल या कहीं एक ऐसी नींबू वर्गीय फलों की बात आज हम करने वाले हैं जिनके नाम से ही आपके मुंह में कहीं ना कहीं रस घुल जाता है, कहीं ना कहीं खटास सी आ जाती है जो आपको ललचा सी जाती है। फिलहाल नींबू वर्गीय फल बागों का प्रबंधन, जो इस विषय पर हम बात करेंगे और हमारे साथ आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो साथियों, जैसे कि आपसे कहा हमने, आज हम बात कर रहे हैं नींबू वर्गीय फल हैं जो इनका बागों का जो प्रबंधन है, इस विषय पे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं कि इस समय जो बागों में नींबू वर्गीय फलों की जो स्थिति है वो क्या चल रही है? हाँ, देखिए, जो बाग पुराने हैं, लगे हुए हैं, फलत में हैं, तो अब इस समय उस पर छोटे छोटे फल लग चुके हैं, जैसे चने के बराबर। तो फल सेट कर गया है। अब सबसे आवश्यक बात यह है कि हमारे किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक तो पानी की कमी न हो, जितनी पानी की आवश्यकता उतना ही पानी लगे। और ऐसे किसान भाई, क्योंकि जब फल लग जाता है और क्योंकि आज से तापमान ऐसा फोरकास्ट है कि बढ़ेगा, तो जब फल उस पर लग जाएं तो वो पोषण का भी सही समय होता है, क्योंकि सर्दियों में उनकी जड़ें सुसुप्तावस्था में रहती हैं, तो वो फर्टिलाइजर नहीं ले पाते या जो भी हम पोषण देते हैं वो नहीं ले पाते। तो ये टाइम होता है कि जब फल सेट हो जाए उसके बाद हम उसमें पोषण प्रबंधन करें, जो भी जितनी उम्र है उस पौधे की। और उसके बाद पानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पानी की अगर कमी रहेगी तो फल गिर सकता है। साथ ही साथ जो खरपतवार नियंत्रण है वो भी बहुत आवश्यक है। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें ज़्यादा उपज प्राप्त होगी और हमारा फल जो है वो गिरेगा नहीं। तो ये तो जो फलत वाले पौधों की बात है। और कुछ हमारे ऐसे किसान भाई भी हो सकते हैं कि जिन्होंने फरवरी के महीने में, क्योंकि सदाबहार फल बच्चों के लगाने का जो समय है वो या तो फरवरी या मार्च होता है या फिर जुलाई अगस्त सितंबर तक होता है। तो ऐसे किसान भाई जिन्होंने अपने बाग अभी लगाए हैं या एक दो पौधा अपने किचन गार्डन में भी लगाया है फरवरी मार्च में, वो हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि इस समय जो है कुछ कीट आते हैं, जैसे लीफ माइनर है, ये बड़े बागों में भी आता है, छोटों में भी आता है, क्योंकि जनवरी और फरवरी तक जो है चेपा होता है वो आता है। तो ध्यान रखें कि जो उसका ग्रोइंग टिप है, जो ऊपर की बिल्कुल कलगी है, उस पर कई बार कीड़ा ना कोई चिपका हो, उसको ध्यान से देखें। या बड़े पौधे में अगर कहीं गोंद निकलना है तो उसका ध्यान रखें, ताकि आप अपने पौधे को स्वस्थ रख सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आय मिल सके। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने शुरुआत में ही बताया कि सिंचाई की भी जरूरत है, पोषण प्रबंधन भी बहुत जरूरत है। तो हम सारी बातों पे धीरे धीरे करके आते ताकि हमारे जो किसान मित्र हैं वो विस्तार से चीजों को समझ सके। तो सबसे पहले जो हम अभी जो फल शुरुआत हो चुकी है, छोटे छोटे फल आ चुके हैं, उनमें जो प्रबंधन है, उनका पोषण प्रबंधन वो किस तरह से कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान देना चाहिए? देखिए, पोषण प्रबंधन का समय हालांकि अब निकल चुका है, क्योंकि तापमान बढ़ गया है। अगर ऐसे में हम जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनको देते हैं तो पौधा जल भी सकता है। लेकिन प्राय ऐसा होता है कि 15 मार्च के आसपास जब उस पर छोटे छोटे फल लग जाएं तो 600 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम फास्फोरस, 400 ग्राम पोटास, इसका मिक्सचर बना के प्रति पौधा हमें दे देना चाहिए। क्योंकि अगर ज़मीन आपकी रेतीली है तो उसमें आप नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर सकते हैं, उसको अगस्त सितंबर के महीने में भी जाके दे सकते हैं एक डोज उसके। तो
लेकिन कभी भी हम जो भी रासायनिक उर्वरक देंगे कभी सूखी अवस्था में नहीं देंगे। जमीन में नमी होना बहुत आवश्यक है, या आप जो भी रासायनिक उर्वरक उसमें डाल रहे हैं उसको साथ साथ मिलाते जाएं और पानी देते जाएं। तो इस बात का ध्यान रखें कि सूखी कंडीशन में, सूखी स्थिति में कभी भी कोई भी रासायनिक उर्वरक न दें, और तने से कम 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे उसको छिटक दें। तने के बिल्कुल पास अगर फर्टिलाइजर देंगे तो पौधे के मरने का डर रहेगा, और उसमें तुरंत पानी दे दें, या पानी लगाने के बाद आप उसमें दें और साथ ही साथ उसकी मिक्सिंग करते जाएं मिट्टी के साथ। ऐसा करने से पौधे को जो पोषण चाहिए वो सही समय पे मिलेगा और सही मात्रा में मिलेगा, ताकि आपके फल ज़्यादा अच्छे, उपज अच्छी और फल रसीले होंगे। बेशक साल भर में कहीं कुछ एक महीने होते हैं जब ये फल हमें नहीं मिलते हैं। हालांकि देखा जाए तो दूसरी तरह की जो खेती है उससे हमें तब भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी एक प्राकृतिक तौर पे ये इनका कुछ समय होता है जब हमें फल नहीं मिलते। तो ऐसे कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पे इन फलों की उपज होती है, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? देखिए, नींबू वर्गीय फल ऐसा फल है, क्योंकि एक फल नहीं है, इसमें बहुत सारे फल मिश्रित हैं। जैसे लेमन है, लाइम जिसको हम कागजी नींबू बोलते हैं, मीठी नारंगी है जिसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, मैंड्रिन, संतरा है, संतरा जैसे संतरा अलग अलग क्षेत्रों में होता है, किन्नू है। तो उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे लेमन, लाइम, मीठी नारंगी और ग्रेप फ्रूट और किन्नू, और कुछ नई वैरायटी टेंजरिन्स की भी आ गई हैं जिनको ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप नागपुर संतरा की बात करेंगे तो ये नागपुर वाले क्षेत्र में होता है, कुर्ग में संतरा होता है। उत्तर भारतीय राज्य हैं जैसे सिक्किम है तो, और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे मैंड्रिन होता है। तो ये संतरा है उसकी पॉकेट्स फिक्स हैं, क्योंकि वो इसीलिए वो उसी नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग मैंड्रिन, सिक्किम मैंड्रिन, नागपुर मैंड्रिन, कुर्ग मैंड्रिन, क्योंकि जगह के नाम पे जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत खास जगह पे ही हो पाता है। और इसके अलावा मीठी नारंगी, मौसम्बी जैसे उस मीठी नारंगी की प्रजाति है, तो ये हमारे यहाँ भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, दक्षिण भारत के कई राज्यों में होती है। तो ये कई जगह पे हम इसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें नींबू वर्गीय फलों की जो विविधता है वो उत्तर पूर्वी जो राज्य हमारे हैं, असम है और मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, सिक्किम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और जो एडिबल अगर हम खाने वाले फलों की बात करें तो उत्तर भारत में वो सबसे ज़्यादा है। जैसा मैंने बताया कि लेमन, लाइम, स्वीट ऑरेंजेस, किन्नो और भी टेंजरिन्स हैं, मिनियोलास हैं। तो बहुत सारी फसलें ऐसी हैं कि जिनको हम ग्रो कर सकते हैं। और मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि नींबू वर्गीय फल एक ऐसा ग्रुप है फलों का, ऐसा समूह है कि अगर आप पद्धतिवार इसको लगाएं तो कम से कम 8 से 9 महीने तक आप फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके फल चलते रहते हैं। अगर अप्रैल, मई और जो जून, ये 3 महीने अगर छोड़ दिए जाएं तो बाकी हमारा जो उत्तर भारत का अपना लोकल प्रोड्यूस है, लोकल उत्पाद है, वो भी आपको मिल जाएगा। और 8 से 9 महीने तक वो बाजार में रहते हैं, ताकि आपकी जो इनकम है वो नियमित तौर पे बनी रहती है। ऐसा नहीं कि जैसे एक फल टूट गया उसके बाद साल में उसमें कुछ नहीं आएगा। तो लेमन और लाइम जो हमें 2 फसलें देते हैं, इधर जुलाई अगस्त में फल आएगा, उधर दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आता है। इसी तरह अक्टूबर के महीने में हमारी मीठी नारंगी की 2 प्रजातियां हैं जो पूसा संस्थान से विकसित हुई हैं, पूसा शरद और पूसा राउंड। तो अगर इनको लगाते हैं तो वो आपका अक्टूबर और नवंबर 2 महीने चलता है। नवंबर में ग्रेप फ्रूट भी आ जाता है, दिसंबर में किन्नो आ जाता है, फिर जनवरी फरवरी में फिर लेमन और लाइम आ जाते हैं। तो काफ़ी लंबा समय, मार्च तक लगभग रहता है। अभी भी हमारे यहाँ नींबू चल रहा है। नींबू की हमारी 2 प्रजातियाँ बहुत अच्छी हैं, जिसमें पूसा उदित और पूसा अभिनव 2 हैं। और इसी तरह से लेमन में कागजी कलां और पूसा लेमन 1 है। तो पूसा संस्थान के पास अच्छा खासा कलेक्शन हमारे यहाँ है, जिसको हम किसानों को दे भी रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया, काफ़ी कुछ बता रहे हैं आपकी विभिन्न जो हमारे मौसम है उनमें इनको उगाया जा सकता है। साथ ही बहुत सी जगह है जहाँ पे हम उगा रहे हैं, तो इसके लिए खास तरह की कोई जलवायु या फिर मृदा कहें, इसके लिए कुछ खास देखना पड़ता है? हाँ, देखिए, जलवायु के अनुसार फल अलग अलग हैं। उत्तर भारत की प्रजातियाँ कुछ अलग हैं जो हम लगाते हैं, वो दक्षिण भारत में नहीं होती है ना। मौसमी की जैसे अगर मीठी नारंगी की हम बात करें तो वो हमारे यहाँ बहुत सारी उत्तर भारत में वैरायटी होती हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहाँ सिर्फ मौसम्बी होती है या सतगुड़ी, 2 वैरायटीज़ हैं जो साउथ और पश्चिम में होती है। हाँ, मृदा की बात जरूर है कि फल के अनुसार मृदा में जो लवणता है मृदा की, या उसका पीएच मान है, पीएच मान 5.5 से अगर 6.5 के बीच है तो बहुत उत्तम माना जाता है। और लवणता एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आपकी मृदा और जो सिंचाई वाला पानी है
उन दोनों में ही लवणता कम होनी चाहिए। नमक कम, जितना नमक कम होगा उतने ही आपके पौधे अच्छे चलेंगे। और अगर नमक की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पे, क्योंकि नींबू वर्गीय सारे ही फल उसके लिए सही, जो बहुत ही संवेदनशील हैं, तो ऐसे पानी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मृदा को तो हम कुछ हद तक हम बदल सकते हैं कि गड्ढे की मिट्टी में हम गोबर की खाद की मात्रा ज़्यादा मिला दें या दूसरी जगह से मिट्टी ला के कर दें, लेकिन जो सिंचाई जल है उसमें लवणता कम से कम होनी चाहिए ताकि आपके पौधे स्वस्थ रहें और उनका उत्पादन भी अच्छा हो। जी, किसी के अगर पानी में लवणता की मात्रा, क्या उसको जांचा जा सकता है? अगर है तो फिर बिल्कुल, हमारा पूसा संस्थान में मिट्टी और नमक और जल दोनों में ही उनकी पूरा विश्लेषण हम उनका करके देते हैं। जो हमारे यहाँ मृदा रसायन संभाग है वो मुख्य तौर पे जो किसानों के लिए बड़े ही कम रेट पे वो अपना मृदा और वहाँ का जो पानी है उसको टेस्ट करवा सकते हैं कि ये किसके लिए उचित है या इसमें किस चीज़ की कमी है जिसको हम डालें तब हम बाग लगाएं। जी, और मृदा के लिए तो काफ़ी सॉइल हेल्थ कार्ड और काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं जिसके जरिए जांच पड़ताल की जा सकती है। सॉइल हेल्थ कार्ड के अलावा भी आप वैसे भी बहुत सारे किसान भाई हमारे यहाँ आते हैं जो अपना सैंपल जैसे लाते हैं जी, लेकिन सैंपलिंग का तरीका आपका ठीक होना चाहिए कि जैसे अब 1 हेक्टेयर लैंड आपकी है तो कम से कम 4-5 जगह से मिट्टी उठाते हैं, फिर उसको मिक्सचर बनाते हैं ताकि पूरे खेत का जो प्रतिनिधित्व कर सके वो आपका सैंपल। मतलब एक जगह से नहीं लेनी, एक जगह से अगर आप ले लेंगे तो हो सकता है कि कहीं पानी ज़्यादा भरता है, कहीं कम भरता है, कहीं ढलान है खेत में, तो इसलिए कहते हैं कि कम से कम 4-5 सैंपल खेत से उठाएं, उसको मिक्स करें आपस में, वो ऊपर की मिट्टी हटा के 5-6 इंच मिट्टी हटा के तब सैंपलिंग करें। डॉक्टर साहब, ये सुविधा आपने भी पूसा संस्थान के लिए बताई जो दिल्ली में स्थित है, तो ये पूरे भारतवर्ष में जगह जगह जहाँ भी संस्थान है वहाँ सब में सुविधा बिल्कुल। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र आज खोल रखे हैं और वहाँ पे लगभग सब जगह जो मृदा की जो लैब है, सॉइल टेस्टिंग लैब जो है वो सब जगह उपलब्ध है। और बहुत कम डिस्ट्रिक्ट ऐसे बचे होंगे जिनमें कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है, वहाँ दूसरे संस्थान है, आपके स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ आप जा सकते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र में हर जगह आपका जो मृदा परीक्षण है वो आप अपना करा सकते हैं और वहाँ से वो पता कर सकते हैं कि हमारे खेत में किस चीज़ की कमी है, क्या हमें डालना चाहिए ताकि हमारी मृदा जो है उसका जो स्वास्थ्य है वो संतुलित रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। जी, तो किसान मित्रों, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और आपको डॉक्टर राधाकृष्ण मोहन जी जो हैं वो राधा मोहन शर्मा जी जो हैं वो बता रहे हैं कि कितनी कुछ बातें हैं नींबू वर्गीय फल बागों का जो प्रबंधन है वो किस तरह कर सकते हैं, जलवायु कैसी चाहिए, और साथ ही साथ आप मृदा परीक्षण के लिए भी जा सकते हैं पूसा संस्थान में। और क्यों ना कार्यक्रम में अब जान लिया जाए मौसम का हाल। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। साथियों, अगर मौसम की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से भी जो मौसम चल रहा है ना वो कहीं ना कहीं जो हीट वेव है कई जगहों पर देखने को मिली हमें। सौराष्ट्र की बात करें, कच्छ, कोंकण, गोवा, इन सभी जगहों पे हमें हीट वेव देखने को, गर्म हवाएं जो है वो महसूस की गई। केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश भी हुई है। असम के कुछ हिस्सों में हल्की से बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं पर हुई है। और साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, गुजरात के पूर्वी भागों में और ओडिशा के कुछ हिस्सों में तापमान जो है वो भी 2 से 3 डिग्री तक गिरावट उसमें दर्ज की गई थी। आपने भी महसूस किया होगा आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं हल्की सी जो ठंड की दस्तक सी हुई थी। ऐसा नहीं है कि ठंड बहुत अच्छे से पड़ी थी, लेकिन हल्की सी दस्तक जरूर हुई थी। तो ऐसा कुछ मिला जुला सा मौसम है। और अब क्या अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की स्थिति रह सकती है वो भी आपको बता देते हैं। हीट वेव की स्थिति जो है सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा पर बनी रहने की फिलहाल उम्मीद, बिल्कुल आशंका बनी हुई है। यहाँ पर सिक्किम, उप हिमालय जो पश्चिमी बंगाल है, केरल है, यहाँ पर हल्की बारिश के साथ साथ जो आंधी है वो भी आ सकती है। और साथ ही उत्तर पश्चिम दिशा से मध्यम हवाएं उत्तर पश्चिम और मध्य भारत पर जारी रहने का अनुमान बना हुआ है। बाकी जो भारत की स्थिति है, फिलहाल जो राज्य बच गए हैं उनमें लगभग मौसम जो है भी शुष्क बना रहेगा। कुछ एक जगहों पे हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। तो ये था आज का मौसम का हाल। और साथियों, इसके अलावा आपको बता दें जो हमारे किसान मित्र हैं वो बढ़ते हुए तापमान को ध्यान में रखते हुए सब्जियों की जो फसल है उनमें हल्की सिंचाई कर सकते हैं। और जो तापमान है, इस तापमान में चारा फसलें जो हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया, इन सब की बुआई खेतों में पलेवा करके करें। बेबी कॉर्न की HM4 किस्म की भी बुआई शुरू कर सकते हैं। तो साथियों, ये कृषि परामर्श भी हो गया। जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं आपके लिए, इस बात पर भी हमने आपको विचार रख दिए हैं, बता दिया है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना जो भी
अपनी आगे की बुआई करने वाले हैं या सिंचाई करने वाले हैं उनको ज़रूर इसको ध्यान में रखें। तो डॉक्टर साहब आपसे बात हो रही थी कि पोषण तत्व की हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सिंचाई की। तो इस समय कितनी लगभग सिंचाई करनी चाहिए और कितना उसका होना चाहिए अनुमान कि कितने कितने दिन में करें? देखिए, अब गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है, जैसा कि पूर्वानुमान में है कि आज से जो तापमान है वो बढ़ेगा। तो हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि बड़े पौधे हैं तो कम से कम 30 से 40 लीटर पानी उनको आप दें, और हफ्ते में कम से कम 2 सिंचाई, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे चलेगा तापमान बढ़ता जाएगा, तो कम से कम हफ्ते में 2 सिंचाई पूरे वृक्ष को, जी, जो बड़े वृक्ष हैं उनमें हफ्ते में 2 बार सिंचाई करें। अगर आपकी ज़मीन रेतीली है तो हो सकता है आपको उसकी जो है फ्रिक्वेंसी और जल्दी रखनी पड़ेगी, क्योंकि रेतीली ज़मीन में जो सिंचाई होती है वो ज़्यादा देनी पड़ती है। तो अब गर्मियों का मौसम है, और सिंचाई के साथ साथ अगर वो उस पर पलवार बिछा दें सूखी घास की या कोई दूसरा जो वेजिटेशन है उसकी कुछ पत्ते बिछा दें 5 से 6 इंच मोटे, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो पानी आप एक बार देते हैं उसका संरक्षण रहता है और वो पानी उड़ता नहीं है। तो पलवार बहुत आवश्यक है ताकि आपकी जो सिंचाई जल की मात्रा है उसको हम कम कर सकें और नमी का संरक्षण ज़्यादा रहे, क्योंकि नमी की अगर कमी हो जाएगी तो फल फटने लगते हैं, जैसे लेमन में बहुत आम समस्या है, और उसके पत्ते भी जलने लगते हैं। तो पलवार बहुत आवश्यक है। आप उसके लिए काली पॉलीथीन बिछा सकते हैं, सूखी घास बिछा सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के, तो आप उनको इस्तेमाल करें। साथ ही जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी दें। दूसरी चीज़ मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि कभी भी एक लाइन में पानी न दें, कि जैसे जिस पंक्ति में पौधे लगे हुए हैं आप पहले पौधे से पानी खोल देते हैं, तो जो भी मृदा जनित रोग होते हैं जो पहले पौधे में लगे होते हैं वो आखिरी तक चले जाते हैं। तो बेटर है कि आप पौधों की पंक्ति के बीच में एक लाइन बनाएं और उस लाइन से हर पौधे को व्यक्तिगत तौर पर जोड़ दें, तो अगर कोई एक पौधा आपका बीमारी से ग्रसित है तो वो बीमारी दूसरे पौधे में नहीं जाती। तो थाला विधि से आप सिंचाई करें और मुख्य नाली बीच में रखें और उससे हर पौधे को व्यक्तिगत तौर पर जोड़ के पानी दें, और साथ में मल्चिंग का इस्तेमाल करें। तो ऐसा करने से नमी का संरक्षण ज़्यादा रहेगा, पौधे आपके कम गिरेंगे, कम फटेंगे और उनमें रस की मात्रा भी ज़्यादा रहेगी। तो साथियों, बहुत ही ऐसा सुझाव डॉक्टर साहब हम तक पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं कि अगर इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो वाकई आपके जो पौधे हैं, अगर कहीं से कुछ एक पौधा खराब भी है तो खाली वही पौधा आपको निकालने की नौबत आएगी, ना कि आपके सारी की सारी जो फसल है वो बर्बाद हो सकती है। और डॉक्टर साहब, आप अक्सर हमारे इस कार्यक्रम में आते रहते हैं और ढेर सारी जानकारियाँ देते रहते हैं। आज हम आपके लिए भी एक थोड़ा कहेंगे सरप्राइज है, और हमारे साथी तो सुनते रहते हैं, हमारे श्रोता मित्र तो सुनते रहते हैं। आज हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें एक लोकगीत भी। तो आइए आनंद लेते हैं इस खूबसूरत से पंजाबी लोकगीत का। अवश्य। अधगिठ होए शतूत बे समझे नू समझना
लेवे बागो फुल ले आंदे हस हस देंदे गोरियां वे तेनू सदर नाई मिट्टी दा बावा मैं बनानी आवे चक्का पानी आवे उत्ते देनिया खेसी नारू मिट्टी देया बावे आवे तेरा प्यू परदेसी मिट्टी दा बावा नैयो बोल दावे नैयो चाल दावे नैयो देंदा हुंगारा नौन लगी दा मेरा खुर गया वे हाय मिट्टी दा बावा किथे ते लानियां टालियां वे पत्ता वालियां वे मेरा पतला माही किथे ते लावा शतूत बे समझे नू समझ ना आई किथे ते लानियां टालियां वे पत्ता वालियां वे मेरा पतला माही किथे ते लावा शतूत बे समझे नू समझ ना आई तो साथियों ये था एक खूबसूरत सा पंजाबी लोकगीत। डॉक्टर साहब आपको कैसा लगा ये लोकगीत? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी हाँ, और डॉक्टर साहब गुनगुना भी रहे थे, गायिका के बारे में जिक्र भी कर रहे थे कि कितनी खूबसूरत गायिका है, खूबसूरत उनकी आवाज़ है। तो उम्मीद है हमारे सभी किसान मित्र भी इसी तरह झूम रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, साथियों आप सुन रहे कार्यक्रम किसान की बात। आपको बता देते हैं आज़ादपुर सब्जी मंडी से प्राप्त फलों और साथ ही साथ सब्जियों के क्या भाव है प्रति किलो की दर से। सेब है 130 रुपये प्रति किलो की दर से, अमरूद 40 रुपये, बेलगिरी 16 रुपये, चीकू 25 रुपये। वहीं सब्जियों की बात करें तो बीन्स 28 रुपये, कुंदरू 20 रुपये और पालक 8 रुपये। साथ ही सेम जो है 22 रुपये प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। और आज साथियों हम बात करें नींबू वर्गीय जो फल बाग हैं उनका प्रबंधन किस तरह से किया जाए। डॉक्टर साहब हमें ढेर सारी खूब ही कहें महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आप आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमने सिंचाई की भी बात कर ली कि आपने बताया कि किस तरह से सिंचाई करनी चाहिए ताकि एक पौधे से दूसरे पौधे तक हमारे रोग जो ना पहुंच सके। लेकिन इसके अलावा एक बात और होती है डॉक्टर साहब, अभी तो आपने बताया कि कुछ जो किसान लगा चुके हैं ये, लेकिन अभी कौन सा समय अगर किसान चाहते हैं कि अभी इसकी फल लगाना चाहते हैं, इसकी फसल लेना चाहते हैं, तो कौन सा समय होगा उपयोगी? देखिए, नींबू वर्गीय फलों के साथ साथ जितने भी सदाबहार फल वृक्ष हैं, चाहे वो आम हो, अमरूद हो, नींबू वर्गीय फल हो, लीची हो, तो इन सारे फलों के लगाने के 2 समय हैं वर्ष में कि या तो हम बसंत ऋतु जो आपकी फरवरी मार्च का महीना जो है उस वक्त आप लगा सकते हैं, या जुलाई और अगस्त के महीने में, क्योंकि बरसात होती है, नमी पर्याप्त रहती है, तो पौधे के मरने की संभावना कम रहती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है वहीं पे हम फरवरी मार्च में पौधे लगाएं, क्योंकि आगे तापमान बढ़ता है और अगर पानी की कमी होती है तो पौधे के मरने की संभावना बढ़ जाती है और किसानों को बहुत नुकसान भी होता है। जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है उसमें सारी जगह पौधे हम लगा सकते हैं, सदाबहार फल वृक्ष, तमिलनाडु को छोड़ के बाकी जितने क्षेत्र हैं भारतवर्ष में सब जगह लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा बरसात लेट होती है तो वहाँ पे हम अक्टूबर तक जाते हैं प्लांटिंग के लिए। लेकिन बाकी पहाड़ों को अगर छोड़ दें तो जितने भी फल वृक्ष हैं जुलाई अगस्त में उनके लगाने का उत्तम समय होता है, क्योंकि जमीन में भी नमी होती है, आपको कम देखभाल करनी पड़ती है और वातावरण में भी मौसम भी थोड़ा ठीक सा रहता है और टेम्परेचर भी थोड़ा सा जून की तुलना में कम हो जाता है, जी हाँ, डाउन हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप जुलाई में पौधा लगाना चाहते हैं तो आपको उसका होमवर्क जो है जून से शुरू करना पड़ेगा। वहाँ की अगर कोई जो है परमानेंट झाड़ियाँ वहाँ खड़ी हों उनकी कटाई, सफाई, और वहाँ पे उसमें हल चलाना, फिर वहाँ गड्ढे खोदना। तो गड्ढे खोदने के बाद भी कम से कम 15 दिन उसमें धूप लगनी चाहिए ताकि जो भी कीड़ा, कोई बीमारी अगर गड्ढे के अंदर है तो वो अपने आप ही सूरज की गर्मी से ही खत्म हो जाए। और फिर बरसात के शुरू होने से पहले उसको गड्ढे को हम भर देते हैं। तो ऐसे किसान भाई जो जुलाई या अगस्त में बाग लगाना चाह रहे हैं तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वो जून की शुरुआत से अपनी तैयारी शुरू कर दें। और पौधे की बुकिंग बहुत आवश्यक है कि जो पौधा आप उठा रहे हैं वो बहुत ही विश्वसनीय जगह से होना चाहिए,
चाहे वो सरकारी हो, चाहे किसी प्रमाणित प्राइवेट नर्सरी से आप खरीदें, जहाँ से जो भी आपको नज़दीक हो, लेकिन जो पौधा हो वो जिन्यून हो और विश्वसनीय स्थान से ही लें, ताकि क्योंकि फलों में जो फल वृक्षों में जो फल आते हैं वो 4, 5, 6 साल के बाद आना शुरू होता है, तब तक आपको बहुत देर हो चुकी होती है अगर आपने गलत पौधा लगा दिया है। तो मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि जो भी विश्वसनीय जगह है आपके आसपास, चाहे वो केबीके की नर्सरी है, ICR की है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट में उनकी है, या कोई प्रमाणित नर्सरी है जो भारत सरकार द्वारा, आप उन्हीं से पौधे खरीदें और वही प्रजाति खरीदें जो आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, जिसकी संस्तुति की गई है। जी बिल्कुल साथियों, देखिए प्रमाणित स्रोत से अगर आप लेंगे, जो भी नर्सरी है तैयार है वो लेंगे या बीज लेते हैं, जो भी लेते हैं प्रमाणित स्रोत से लेते हैं, तो आगे के लिए आपके लिए फायदेमंद है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे विशेषज्ञ आते हैं, वो भी आपको जो किस्में हैं वो भी बताते रहते हैं समय समय पर कि कौन सी किस्में जो हैं आप लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि बाग, अगर कोई नया बाग लगाता है, हमारे किसान मित्र लगाते हैं, तो फल आने में तो और फूल आने में उसमें समय है, इस बीच में अगर उसको कुछ कमाई करनी हो तो क्या उसका कोई जरिया है? बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए जो बहुवर्षीय फल होते हैं, हमारे छोटे किसान हैं वो डर के मारे इसलिए नहीं लगाते कि अगर मैंने इसमें बाग लगा दिया, आम लगा दिया या नींबू वर्ग की फल लगा दिए तो मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको मेरी कोई अतिरिक्त आय नहीं होगी, 3-4 साल तक इस पर फल नहीं आएगा। तो मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बाग लगाते हैं तो बाग के बीच में जो जगह रहती है, जब तक उस पर फल नहीं आते तब तक आप उस जगह का इस्तेमाल अवश्य करें, जिसमें अगर बेहतर होगा कि अगर आप उसमें दालें लगाएं, जैसे मटर है, चना है, मसूर है, मोठ है, इन दालों को आप उसमें लगा सकते हैं, सब्जियां आप उसमें लगा सकते हैं। बस जो पेड़ की जो लाइन है, बस उसको कम से कम 50 सेंटीमीटर दोनों साइड से छोड़ के जो बीच की जगह है उसका आप इस्तेमाल करें, उस पर आप सब्जियां लगाएं, फूल लगाएं, या स्ट्रॉबेरी जैसे फल भी लगा सकते हैं। तो अगर आप ये लगाते हैं तो आपको जो है जो आय है उसका स्रोत आपका बना रहेगा और आपको पूरे वर्ष भर कुछ न कुछ उससे मिलता रहेगा जब तक उस पर फल नहीं आ जाते। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल चंद शब्दों में आखिरी में हमारे किसान मित्र से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप अपनी खेती में विविधीकरण अवश्य लाएं, क्योंकि एक ही फसल पर टिके रहना, कि आप अगर अकेला गेहूं लगा रहे हैं या आप अकेला धान लगा रहे हैं, उससे जो है जो आपकी आय है वो सीमित हो जाती है। इसलिए अगर आपको भारत सरकार का कहना है कि हमें किसान की आय दोगुनी करनी, तो उसके लिए आवश्यक है कि बागवानी की फसलों को आप जरूर अपनाएं और चाहे किसी स्तर पर उसको लगाएं, लेकिन अवश्य उनको अपनाएं और सही परामर्श के साथ। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर राधा मोहन शर्मा, जिन्होंने साझा की ढेर सारी बातें। कल का कार्यक्रम साथियों खेत खलियान और हमारे किसान में आप सुनिएगा तकनीक से हो रही सुविधा, मिट रही किसानों की दुविधा। उम्मीद है आपका आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ आरती को दीजिए इजाजत, नमस्कार। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।